यूपी पेट 2026 का एग्ज़ाम जो है दोस्तों आप लोगों के बीच बहुत जल्द ही 1.5 से 2 महीने के बीच में आएगा। अभी तो फिलहाल फॉर्म फिल होने की प्रक्रिया चल रही है। जितने लोग फॉर्म को नहीं भर पाए हैं दोस्तों वो लोग जल्दी जल्दी फॉर्म को भर ले। और हमारे इस चैनल यानी ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल से दोस्तों आप लोगों को निःशुल्क एकदम ऑथेंटिक डेटा के साथ और एथेंटिक क्लास आपको दी जाएगी दोस्तों, जो कि निःशुल्क होगा, सिर्फ और सिर्फ पेट ओरिएंटेड रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको जो है बेहतरीन और उम्दा तरीके से फैक्ट के साथ हर सब्जेक्ट पर यानी पूरे के पूरे फैक्ट पर जो है पूरे के पूरे पेट एग्जाम का हम पूरा का पूरा क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में यानी पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा लाइव आकर के आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे और कॉन्सेप्ट था वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो में यानी ऋग वैदिक समाज आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ऋग वैदिक समाज में हम आपको वो सारे फैक्ट परीक्षा को ओरिएंटेशन से भी बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के दिल और दिमाग में एक जो मिथक है आर्यों को लेकर के कि आर्य कहाँ से आए थे, क्या आर्य उत्तरी ध्रुव के थे या आर्य मध्य एशिया से थे, ये इतनी भ्रांतियां जो इतिहास में चली आ रही हैं और आम जनमानस के बीच में भी चलती हैं, इन्हें भी थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे तरीके से ऋग वैदिक समाज, ऋग वैदिक के जो भी महत्वपूर्ण, चाहे ऋग वेद हो, साम वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ये होते क्या है, इनका पर्पज पढ़ने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है और लोग इतिहास में पढ़ाया क्यों जाता है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों वो बताने जा रहे हैं वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल, ये जो वैदिक काल है दोस्तों, ये जो बताया जाता है अमूमन मान के चलिए 1500 से, ठीक है, 600 BC पूरा। उसके बाद जो है आगे चल करके ऋग वैदिक काल जो है डिफाइन भी होता है, ठीक है, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को बताया गया है दोस्तों, यानी एक को बांट करके बताया गया ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों 1500 BC से 1000 BC, ठीक है। अब एक को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है दोस्तों वो 1000 से 600 BC, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये जो कालखंड और इसका जो इतना मतांतर है इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप अगर अच्छे से देखेंगे आपका परीक्षा के ओरिएंटेशन से भी आपकी बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब आइए, सबसे पहला जो आपके मन में मिथक है, जो आपके मन में जो है शंका है, सबसे पहले उसी को ही देखने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये आर्य थे कौन। ठीक है, अगर आप सीधा क्लास अब स्टार्ट करते हैं, जैसे 2350 से अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार यह बताया जाता है कि ये जो ऋग्वैदिक समाज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 1500 से 600 BC तक, आप मान के चलिए 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व नहीं था, एक प्रकार से कहा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, जो इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी 1921 तक, आप मान के चलिए 1921 तक के पहले जो भी इतिहासकार थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक थे, चाहे BD दामोदर सावरकर थे, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे जितने लोगों ने भी इतिहास को पढ़ा होगा, उन सब लोगों ने उस समय इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती थी, उन लोगों को जो पढ़ाया जाता था इतिहास, वो पढ़ाया यहीं से जाता था कि जो भारत का जो इतिहास होता था वो यहीं ऋग्वेद से यहीं से पढ़ाया जाता था 1921 तक। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि महात्मा गांधी और जितने भी क्रांतिकारी लोग रहे होंगे उन सभी लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो वो यहीं से पढ़े थे। क्यों? क्योंकि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, तो एकदम इतिहास की दशा और दिशा ही बदल जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, जहां वहां पर चन्हुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली जैसे नगर पाए जाते हैं, महानगर पाए जाते हैं, वहीं उनकी तुलना में हड़प्पा सभ्यता, वहीं इनकी तुलना में ये जो समाज है वैदिक काल है जो 1500 से 600 BC तक घुमंतु समाज था। एक प्रकार से कहा जाए कि
कबीले में रहता था, गाय चराता था, गायों के लिए चारागाह की खोज करता था, तो जिससे उसका जो टकराव होता था, यानी अगर ये ऋग्वैदिक कबीला यहाँ पर निवास करता था तो जब ये दूसरे चारागाह की खोज करता था तो इसके दूसरे कबीलों में युद्ध होता था। युद्ध किसके लिए होता था? गायों को लेकर के। इनकी संपत्ति, आय का पूरा जो एक प्रकार केंद्र बिंदु होता था वो सब गाय ही होता था। गाय के नाम पर ही समय, गाय के नाम पर ही संपत्ति, गाय के नाम पर ही स्त्री पुरुष सबका निर्धारण एक प्रकार से कहा जाए गाय इनकी केंद्र बिंदु में होता था ऋग्वैदिक समाज के लोगों में। घुमंतु समाज था, एक प्रकार से कहा जाए कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज का एक ही पेशा होता है, एक जो है गाय को चराना, शिकार करना और चारागाह की खोज करना, और उन चारागाह की खोज में दूसरे कबीले से युद्ध करना। ठीक है, तो कहा जाए कि कबीले जो एक कबीलाई समाज था इसका दो ही काम था। अब आइए, कुछ लोग ये बताते हैं कि 2350 से 1750 तक में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में कुछ विद्वान ये भी बता के गए हैं, जिसका जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ विद्वान ये भी बता के गए थे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था इसके पीछे आर्यों का आक्रमण था। ठीक है, कुछ लोग आर्यों का आक्रमण भी बताते थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के कारण भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कहां तक सही था कहां तक नहीं सही था, हालांकि जो ऑथेंटिक डेटा निकल के आया था वो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाढ़ से हुआ था। नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया और बाढ़ आया, जिससे जो है वह सभ्यता पतन हो गई। तो सबसे पहले उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्य मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्य यानी जो हड़प्पा जो ऋग्वैदिक इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, अगर आर्यों की उत्पत्ति देखा जाए, ठीक है दोस्तों, आर्यों की उत्पत्ति, अगर आर्यों की उत्पत्ति के क्रम में अगर आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, कि सबसे पहली चीज तो वैदिक जो ये वैदिक काल है इसकी उत्पत्ति, वैदिक काल की जो उत्पत्ति है दोस्तों, आर्यों को स्वीकार किया गया है। ये जो आर्य हैं ये लोग आए आर्यों की नहीं दोस्तों, वैदिक काल की उत्पत्ति के रूप में जो है आर्यों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति के रूप में, माफ करिएगा, उत्पत्ति के रूप में आर्यों को स्वीकार किया गया है। आर्यों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति के रूप में आर्यों को स्वीकार किया गया है। अब ये आर्य कौन थे? ठीक है दोस्तों, आर्य कौन थे, सबसे पहले आप इन्हें जान जाइए और ये कहाँ के निवासी थे, क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जानेंगे। उससे जुड़े हुए जो भी उसके जैसे ऋग्वेद के कितने भाग होते हैं, ऋग्वेद के जो पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के कितने आरण्यक हैं, ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं, जब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो जाएगा तब इससे जुड़े हुए सवाल आप अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उत्पत्ति के रूप में आर्यों को स्वीकार किया गया है और ये निवासी के रूप में। ठीक है दोस्तों, यानी आर्य अगर आप देखा जाए तो सबसे पहली चीज आपके मन में जो एक डाउट है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है दोस्तों, आर्य के रूप में अगर देखा जाए तो आर्य क्या था, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है सभ्य, कुलीन, साधु। ठीक है, कई अर्थ, यानी जो एक स्टैंडर्ड व्यक्ति के रूप में आता है, एक सभ्य, कुलीन। ठीक है, सभ्य, कुलीन, जो एक बेहतरीन इंसान के रूप में जो शब्द आता है इसी संस्कृत आर्य का मतलब होता है सभ्य, कुलीन या साधु आप कह सकते हैं। ठीक है, और आर्य शब्द को सबसे पहली बार मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है कि 1853 में जर्मनी का विद्वान था, इतिहासकार था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जो इस पीरियड में जो लोग रहते थे, जो ये वैदिक सभ्यता जो उत्पन्न हुई उसके लिए
इन लोगों के लिए मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था कि इसके लिए आर्य लोग जिम्मेदार थे या आर्य लोगों की वजह से यह सभ्यता पनपी थी। तो आर्य शब्द को पहली बार मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके मन में ये डाउट खत्म हो गया होगा कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इनके लिए सबसे पहली बार आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह चीज भी आपको अच्छे से शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आइए, सबसे पहली बार आप समझिए कि जो जर्मनी का जो हिटलर था, ठीक है, जर्मनी का जो हिटलर था वह भी अपने आप को आर्य कहता था। आर्य मतलब कुलीन, सभ्य। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आर्य का मतलब आप आज के डेट में आप किसी एक विशेष जाति को कहते हैं कि ये लोग आर्य हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ पर बसे हैं। तो आर्य का मतलब होता है सभ्य, कुलीन। जैसे जर्मनी का जो हिटलर था वह भी अपने आप को आर्य कहता था। हमने आपको बताया आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता था सभ्य, कुलीन या साधु पुरुष। ठीक है, तो आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, अर्थात आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं है। आप जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, आर्य एक, यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, न कि जाति या नस्ल। यानी अब आपके मन में डाउट खत्म हो गया। आप ये किसी विशेष जाति को अगर टारगेट करते हैं कि यह जाति जो है आर्य है, ये बाहर से आए, तो ये आपका मिथक गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु या महान, यह सब आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए कि इनके उत्पत्तिकर्ता के रूप में कि आर्य वास्तव में कहां से थे, कुछ विद्वानों में मतभेद है। हो सकता है कभी अगर परीक्षा में आपको यहां से अगर पूछ ले तो आपके प्रश्न गलत ना हो। अभी हम आपके परीक्षा के जो फैक्ट के रूप में है उसे हम आपको देने का प्रयास करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर में। वो आपकी परीक्षा को ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ऋग्वेदिक पीरियड को पढ़ने का, ऋग्वैदिक समाज को समझने का, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जग सके कि वास्तव में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें। ठीक है, कई बार कुछ चीजों को लेकर के डाउट रहता है तो चीजें अच्छे से समझ में भी नहीं आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उत्पत्तिकर्ता के रूप में जो विद्वान है उनमें मतभेद है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसे थोड़ा सा जो है क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ताकि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी आर्य आए कहां से थे। ठीक है, आर्यों के आगमन पर विद्वान क्या कह रहे हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम ले लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कश्मीर या हिमालय का जो क्षेत्र बता रहे हैं, एक इतिहासकार हैं, वो बता रहे हैं कश्मीर या हिमालय। एल डी कल्लर महोदय हैं, इतिहासकार हैं एल डी कल्लर। ठीक है दोस्तों, एल डी कल्लर ये कहां बता रहे हैं, एक कश्मीर या हिमालय का क्षेत्र बता रहे हैं कि आर्य यहां से आए थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश कौन बता रहे हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। क्योंकि अब जो आपका पेट का जो लेवल होगा दोस्तों, वो पेट का लेवल आपकी वीडियो के लेवल और लेखपाल के लेवल से कहीं भी कम इतर नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप अगर गहराई से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सप्त सैंधव अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद बता रहे हैं। ठीक है, अविनाश चंद्र इतिहासकार हैं, अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ये कहां के थे, आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा प्रदेश होता था, सिंधु नदी, जो उसकी 5 सहायक नदियां सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, बियास, इन्हीं पर ये सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, इन नदियों के आसपास वाला जो भी क्षेत्र अगर इनका पूरा निकाल दिया जाए
उनके आसपास के जो क्षेत्र, जो वहां पे जो लोग रहते थे, उन्हीं को कहा जाता था आर्य थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगानाथ झा बता रहे हैं। गंगानाथ झा, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। ठीक है दोस्तों, आप इतना जानते रहिए। और मध्य प्रदेश राजबली पांडे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने जो पेट के ओरिएंटेशन से अगर आपको यहां से पूछ सकता है वो आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझने का प्रयास करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें से, सबसे जो जानने वाला है कि मध्य एशिया किसने बताया था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो वो था दोस्तों बैक्टीरिया या मध्य एशिया, वह बताया था मैक्स मूलर। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया या मध्य एशिया, बैक्टीरिया या मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मूलर, जर्मनी का था। ठीक है दोस्तों, मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर, मैक्सवेल नहीं, मैक्स मूलर। कहां का बताया था? बैक्टीरिया या मध्य एशिया। अब आपको समझ में आएगा कि मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र था सर, कौन सा जगह था? तो मध्य एशिया मतलब आज का जैसे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कितने तान वाले क्षेत्र होते हैं इसी को मध्य एशिया कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब आपके जो परीक्षा के ओरिएंटेशन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, सबसे पहली चीज कि इसके बारे में अगर आप समझिए कि जो साहित्यिक स्रोत जो इसका मिलता है कि, ठीक है, इसके जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है और जो आपके परीक्षा के ओरिएंटेशन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अब हम डायरेक्ट उस फैक्ट पर चलते हैं ताकि आपके जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज हम आपको देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे लें और आपकी चीजें अच्छे से आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ये भी बताएंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है ऋग्वैदिक समाज का, तो हम आपको वो भी बताएंगे क्योंकि इसके दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे 30 से 40 मिनट का जो वीडियो भी होगा, 30 से या 25 से 30 मिनट का, उसमें हम सारी चीजों को कवर कर देंगे ताकि आपका पेट के ओरिएंटेशन से या ग्रुप डी वीडियो लेखपाल की जो भी परीक्षाएं आप देना चाहते हैं उसमें आपको कहीं से भी डाउट न रहे और आपके प्रश्न अच्छे से हल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखने का प्रयास करते हैं कि जो सब परीक्षा के जो उपयोग से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखेंगे कि वेद कितने हैं। ठीक है, वेद के बाद उसके भाग देखेंगे, माफ करिएगा हो सकता है यहां से न दिख रहा हो, यहां दिख रहा हो। वेद कितने हैं, वेद के बाद उसके भाग कितने हैं, वेद और भाग के बाद देखेंगे ब्राह्मण कितने हैं। ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है, आपको ब्राह्मण भी इसमें समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण कौन है। जो तिवारी, पांडे, चतुर्वेदी, द्विवेदी जो लिखते हैं ये ब्राह्मण है कि वास्तव में ऋग्वेद में ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेद के भाग, फिर उसके ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद उसकी विषय वस्तु देखेंगे कि क्या है उसमें। विषय वस्तु के बाद हम आपको देखेंगे कि इसके, ठीक है, पुरोहित कौन है। ठीक है, पुरोहित कौन है। पुरोहित के साथ साथ हम आपको देखेंगे कि इसके आरण्यक और उपनिषद कितने हैं। आरण्यक और उपनिषद कितने हैं। ठीक है, आरण्यक और उपनिषद। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस वे में देखें तो आपको सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तब चीजें और भी आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। जैसे ठीक है, वेद के बाद भाग देख लेंगे, भाग के बाद हम देखेंगे पुरोहित। ठीक है, पुरोहित के बाद हम देखेंगे जो है दोस्तों विषय वस्तु, विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद हम देखेंगे, ठीक है, इसके जो ब्राह्मण है उसे देखेंगे। विषय वस्तु के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको इसमें यही क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, वेद तक तो हमें समझ में आ रहा है, वेद के भाग तक समझ में आ रहा है, उसके पुरोहित तक के समझ में आ रहा है, फिर उसके विषय वस्तु समझ में आ रहा है, फिर ये ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है। अगर आप 1 मिनट में जानना चाहें तो आप समझ जाइए
कि जो वेद होते हैं इसके वेद के भाग बताएंगे, भाग के बाद इसके पुरोहित जो इसका कर्ता धर्ता संरक्षण होता है पुरोहित हो जाएगा। फिर इस वेद में इसकी विषय वस्तु, कौन सी विषय वस्तु केंद्र में रखा गया उसे हो जाएगा। फिर इस वेद को जो बढ़िया से अध्ययन करता है पढ़ता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कितने ग्रंथों में जो लिखा गया वो ब्राह्मण हो गया, यानी ऋग्वेद को जो अच्छे से पढ़ेगा जानेगा उसे ब्राह्मण कहा जाता है। फिर इस ऋग्वेद की जानकारी के लिए जो जंगलों में जाकर के रिसर्च, एक प्रकार से कहा जाए खोज करता है, रिसर्च करता है, वहां से जो जानकारियां प्राप्त करके जो लिखता है उसे आरण्यक कहा जाता है। और उप का मतलब होता है समीप जाकर, निषद का मतलब होता है बैठकर, ठीक है, यानी गुरु के समीप जाकर के, यानी इसमें वो चाहे ब्राह्मण भी हो सकते हैं, आरण्यक भी हो सकते हैं, उनके लोगों के पास जा करके बैठ करके उनसे जो यथार्थ बातें उसको जान करके लिख करके लोगों को बताना या किताब के रूप में लिखना उसे उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, एक झटके में हमने आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला वेद देखते हैं तो ऋग्वेद। ठीक है, ये यहां से आपका परीक्षा के ओरिएंटेशन से चीजें अब चल रही हैं। ऋग्वेद अगर हम बात किया जाए तो ऋग्वेद के कितने भाग हैं, आपसे पूछा जाए, अगर प्रश्न कभी भी पूछ ले कि ऋग्वेद के कितने भाग हैं तो हो सकता है आप न बता पाए या आप जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ऋग्वेद के 3 भाग हैं, वास्कल है, बालखिल है और शाकल है। वास्कल, बालखिल और शाकल। तो ऋग्वेद के भाग की बात किया जाए तो 3 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद के 3 भाग हैं, एक है वास्कल, नोट डाउन कर लीजिएगा, वास्कल, बाल खिल और शाकल, ये जानते रहिए दोस्तों, वास्कल, बालखिल और शाकल। इसके जो पुरोहित हुए उन्हें होत या कई के किताबों में होता लिखा रहता है। ठीक है, होता कहा जाता है। जो इसकी जो विषय वस्तु है, ठीक है, इसमें देवी देवताओं की या देवताओं की, देवी देवताओं की प्रार्थना कैसे किया जाए उसका स्रोत है। ठीक है, देवी देवताओं की प्रार्थना के स्रोत, देवी देवताओं के प्रार्थना के स्रोत, प्रार्थना के स्रोत। ठीक है, पूरा एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तब चीजें और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देवी देवताओं की प्रार्थना के स्रोत हैं। ठीक है, एक प्रकार से कहा जाए अगर आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसकी सामग्री कहाँ मिलेगी तो इस ऋग्वेद में मिलेगी। ठीक है, तो इसी किस में मिलेगी दोस्तों, ऋग्वेद में। और इसके ब्राह्मण कितने हैं तो 2 हैं, जानते रहिएगा। एक है ऐतरीय, ठीक है, ऐतरीय ब्राह्मण, और एक है कौसतकीय ब्राह्मण। ये जानते रहिएगा दोस्तों, ऐतरीय और कौसतकीय ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरीय और कौसतकी। सब कुछ करेंगे दूसरे वीडियो में, आपको इस ऐतरीय और कौसतकी के बारे में भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे। फिलहाल आप उतना पढ़िए जितना आपको अच्छे से आ जाए। कोई आपसे पूछे ऐतरीय और कौसतकी किस वेद के भाग हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो आपको जानते रहें ऐतरीय और कौसतकी ऋग्वेद के हैं। अगर आपसे परीक्षा से पूछ ले कि कौसतकी निम्नलिखित में से किस वेद के भाग है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद दे दे 3 दे दे, तो आप कम से कम जान जाए कि ऋग्वेद के भाग है। हमारा कहने का मतलब, बताने का मतलब यह है ताकि आप चीजों को अच्छे से डिकोड कर सके। ठीक है, आरण्यक कितने हैं, आरण्यक इसके भी 2 हैं, यही है ऐतरीय और कौसतकी, ऐतरीय और कौसतकीय। ठीक है, और इसके उपनिषद भी यही है, ऐतरीय और कौसतकी, ऐतरीय और कौसतकी। ठीक है दोस्तों, अब आइए, तो ये ऋग्वेद का सिस्टम खत्म होता है। अब आइए चलते हैं किस पे, यजुर्वेद पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला ऋग्वेद हमने जो परीक्षा का महत्वपूर्ण था वो बताया। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं दोस्तों, दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद अगर आपसे पूछा जाए यजुर्वेद के कितने भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो इसके 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है,
अब अगर शुक्ल यजुर्वेद के भाग पूछा जाए, कई कई किताबों में ये भी पूछ लेता है, आप जानते रहिए। शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कांड है और दूसरा माध्य दिन है। माध्य दिन है। अगर कृष्ण यजुर्वेद का भाग पूछ लिया जाए, हो सकता है थोड़ा सा अगर टफ टाइप का प्रश्न बने तो यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, काठक, कपिष्ठल और मैत्राणी। काठक, कपिष्ठल और मैत्राणी। ठीक है, काठक, कपिष्ठल और मैत्राणी ये किसके हैं? ये कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके जो विषय वस्तु, इसके जो पुरोहित हैं, इसके जो पुरोहित हैं वो अधर्वयु हैं। यहां जानते रहिए इनके जो पुरोहित हैं वो कौन है दोस्तों? अधर्वयु। इनका नाम जानते रहिए, कई बार हो सकता है यहां से भी पूछ ले कि यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधर्वयु कहा जाता है। इसके जो विषय वस्तु है वो है यज्ञीय कर्म कांड। यज्ञीय कर्म कांड। ठीक है, यहां पर देवी देवताओं की प्रार्थना कैसे किया जाएगा, उसके लिए कहां से विषय वस्तु क्या होगा ये बताया गया। यहाँ इस पर बताया गया कि यज्ञ जो किया जाएगा देवी देवताओं को की स्तुति के लिए, वो यज्ञ कर्मकांड होगा। और यज्ञ कर्मकांड कैसे होगा इसमें बताया गया है यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके जो भाग देखते हैं, यानी यजुर्वेद के जो ब्राह्मण भाग, नहीं ब्राह्मण भाग तो हमने यहाँ पर बताया। इसके जो ब्राह्मण है, 3 ब्राह्मण है, इसे जानते रहिएगा। कई कई एग्जाम अगर आपसे पूछ ले, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऐसे भी पूछा जाता मैत्राणी ब्राह्मण किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप जानते रहेंगे तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मण इसके 3 भाग हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, अगर शतपथ ब्राह्मण पर ही क्लास किया जाए तो कम से कम 30 से 35 मिनट का एक क्लास हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको एक बार अच्छा से स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मैत्राणी और तैतरीय। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, मैत्राणी और तैतरीय। ठीक है, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप प्रयास करेंगे कि ये जो शतपथ ब्राह्मण है, मैत्राणी है, तैतरीय, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है आगे ये भी बताएंगे, लेकिन दूसरे वाले क्लास में। इसमें हम सिर्फ आपके बीच एक थोड़ा सा खाका दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके अगर आरण्यक को देखा जाए तो मैत्राणी और तैतरीय इसके आरण्यक हैं। मैत्राणी और तैतरीय ये जानते रहिए दोस्तों। और उपनिषद की अगर बात किया जाए तो उपनिषद इसके 5 हैं। यही जो है, ठीक है दोस्तों, कि 5 लोगों ने मिल करके ब्राह्मणों के पास जाकर के, इनके पास जाकर के अच्छे से समझ करके यजुर्वेद के बारे में, यज्ञ कर्म कांडों के बारे में दिखा है। इसलिए कई बार मतभेद भी होता है कि ऐसे यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यज्ञ किस तरीके से करना चाहिए। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। कुछ लोगों के यज्ञ जो है 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, कुछ लोगों का यज्ञ 24 घंटा चलता है, कुछ लोगों का यज्ञ 4-4, 5-5, 7-7 दिन चलता है, 6-6 महीने चलता रहता है। तो क्योंकि यज्ञ कर्म कांड जो बताया गया है, इसके जो उपनिषद है, जो ज्ञान मिला है, इसमें 5 लोगों का नाम है। ठीक है दोस्तों, एक है बृहद आरण्यक, ठीक है, एक है बृहद आरण्यक और दूसरा है श्वेताश्वर आरण्यक। आप लगा लीजिएगा, बृहद आरण्यक, श्वेताश्वर, ठीक है, मैत्राणी और मैत्राणी के बाद महानारायण। महानारायण आप लोग सुने होंगे कि महानारायण भगवान का यज्ञ करवाना है, महानारायण। ठीक है, श्वेताश्वर, मैत्राणी, महानारायण और तैतरीय, यह भी जानते रहिए, तैतरीय। तो ये उपनिषद है। कई बार आपसे अगर पूछ ले कि महानारायण उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का है, तो यजुर्वेद। कम से कम आप इतना जानते रहेंगे तब चीजें और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। उपनिषद के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब आइए सामवेद के बारे में देखते हैं। तो हमारा ऋग्वेद खत्म हो गया, यजुर्वेद खत्म हो गया, तीसरा चल रहा है दोस्तों सामवेद। सामवेद का अगर भाग देखा जाए
तो 3 भाग है, इसके महत्वपूर्ण है, जानते रहिए। कौथुम है, रड़ायनी है और जैमिनी है। ठीक है, इसके जो भाग हैं 3 भाग हैं। ठीक है, एक है कौथुम, दूसरा है रड़ायनी और तीसरा है जैमिनी। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें जानते रहिए, सामवेद, कौथुम, रड़ायनी, जैमिनी। और इसके जो पुरोहित हैं उनको उद्गात कहा जाता है। इसके जो पुरोहित हैं उद्गात कहा जाता है। उद्गात या उद्गाता कई की किताबों में लिखा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों लिख दे रहे, उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो है संगीत और गायन। ठीक है, संगीत और गायन। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको बात किया जाए तो थोड़ा सा अगर चार्ट के बेस में अगर बनाने का प्रयास करें तो ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तव में है क्या। ठीक है, तो एक चार्ट आपका तैयार हो जा रहा है, यहाँ पर हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से हर एक चीज को सही तरीके से डिकोड करते हुए अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर बताया उद्गात या संगीत को गायन कहा जाता है। और इसके अगर ब्राह्मण की बात किया जाए, ठीक है, और विषय वस्तु, माफ करिएगा, हाँ, इसकी विषय वस्तु जो है संगीत और गायन है। और इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है एक है, उसे आप जानते रहिएगा, वो है दोस्तों गोपथ ब्राह्मण। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक ही है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है गोपथ ब्राह्मण। लेकिन वैसे किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो आप जानते रहिए सगा सामवेद के हैं। ठीक है, और इसके जो ओहो माफ करिएगा गलती हो गई यहाँ पर, संगीत और गायन तो ठीक है, जैमिनी और जैमिनी है। ठीक है दोस्तों, इसके जो एक ब्राह्मण, ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद का है। इसके जो ब्राह्मण है वो है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से जैमिनी ब्राह्मण किस वेद का है, तो वो है दोस्तों सामवेद का। जो हमने गोपथ बताया था, गलती से माफ करिएगा, वो गोपथ जो ब्राह्मण है, जो गोपथ ब्राह्मण है वह है अथर्ववेद का। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके जो आरण्यक हैं वो 2 हैं। आरण्यक इसके 2 हैं, एक है छांदोग्य और दूसरा है जैमिनी। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो उपनिषद हैं आरण्यक है वो भी इसी से मिलते जुलते हैं। और जो इसके वो हैं क्या कहते हैं उपनिषद हैं, उपनिषद 3 है दोस्तों, आप जानते रहिएगा क्योंकि परीक्षा के ओरिएंटेशन से यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, केन है, छांदोग है और जैमिनी है। ठीक है, केन, छांदोग्य और जैमिनी। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सामवेद के कितने भाग हैं? 3, कौथुम, रड़ायनी, जैमिनी। इसके जो पुरोहित है उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। विषय वस्तु जो है संगीत गायन होती है। इसका जो ब्राह्मण है एक है जैमिनी। इसके जो आरण्यक है छांदोग है और जैमिनी। उपनिषद है केन, छांदोग और जैमिनी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा जो लास्ट है उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को यहीं पर इंड अप कर देते हैं। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, जो अथर्ववेद के जो भाग हैं वो 2 है, इसे जानते रहिएगा। ठीक है, तो शौनक है और पिपलाद, शौनक और पिपलाद। ठीक है दोस्तों, इसकी जो विषय वस्तु है वो है, भाग हैं, एक है शौनक और दूसरा है पिपलाद। तो शौनक है और पिपलाद इसके भाग हैं, इसके अथर्ववेद के। शौनक और पिपलाद इस अथर्ववेद के भाग हैं। इसके जो पुरोहित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मा, ब्राह्मण या ब्रह्मा कई की किताबों में लिखा मिलता है, जानते रहिएगा। इसकी जो विषय वस्तु है ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, जादू और
टोना, जैसे आजकल लोग नहीं करते हैं वशीकरण, जादू टोना, व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, कोर्ट कचहरी, इन सबसे मिलना है तो आप जो है ब्रह्म अथर्ववेद में जाइए, उस वहां पर जादू टोना वशीकरण, किसको बस में करना है, किसके घर में बाधा उत्पन्न करना है, किसको परेशान करना है, कहते कि ये जो बहुत पॉपुलर वेद है अथर्ववेद, इसीलिए आज इसका भी प्रचलन बड़े पैमाने पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इसका भी प्रचलन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब आइए दूसरा देखते हैं, इसके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जानते रहिएगा, गोपथ ब्राह्मण हमने आपको यहाँ पर पहले लिख दिया था। ठीक है, तो ब्राह्मण जो इसके हैं वो है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जैमिनी जो है इसका है, जैमिनी, हाँ जैमिनी जो है सामवेद का है। माफ करिएगा, यहां से अगर हम एक लाइन अगर खींच दें, ठीक है, तो चीजें और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैमिनी जो है, जैमिनी जो है किसका था, सामवेद का था, और गोपथ ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का है। ठीक है दोस्तों, अब आइए, इसके कोई आरण्यक नहीं है, आप इसे जानते रहिए। अगर कभी आपसे पूछ ले कि किस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, तो वो है दोस्तों अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और अथर्ववेद यानी अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है जंगलों में नहीं गया तपस्या करके प्राप्त करे कि अथर्ववेद है क्या, उसको जानने का प्रयास कोई भी व्यक्ति नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर उपनिषद के बारे में देखा जाए तो मांडूक है, प्रश्न है और मुंडक है। ठीक है, इसके जो वो है क्या कहते हैं उपनिषद हैं, तो मांडूक है, प्रश्न है। ठीक है, मांडूक, प्रश्न और मुंडक। मुंडक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये थोड़ा सा हमने आपको चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये यहां से है, ये यहां से है। ठीक है, तो सारे चार्ट के माध्यम से वेद, भाग, पुरोहित, विषय वस्तु, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबको हमने आपको के बीच बताने का प्रयास किया। ठीक है, आप देखते रहिएगा चैनल पर, और वीडियो कैसा लगा है थोड़ा सा आप अपने रिएक्शन भी बताने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा तो बेहतर होगा। आप चार्ट को देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।